नमस्कार। हिंदी की डिजिटल कक्षा में आप सबका पुण्यपाल सिंह बुंदेला की ओर से स्वागत है। आज हम तिमिर गेह में किरण आचरण श्याम सुंदर दुबे द्वारा लिखित इस ललित निबंध को पढ़ेंगे। ललित निबंध का एक ऐसा रूप जिसमें लालित्य होता है, अर्थात बातों के रस से भरा होता है। ललित निबंध भाव प्रधान होता है और लेखक विचारों और भावों की उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र होता है। लेखक विषय का एक कोना पकड़कर कला, संस्कृति, गीत, तेज, त्योहार, पशु, पक्षी और न जाने कहाँ कहाँ उड़ान भरता है। आज के इस निबंध का शीर्षक है तिमिर गेह में किरण आचरण। सबसे पहले इसका आशय समझते हैं। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, गेह का अर्थ है घर, किरण का अर्थ है प्रकाश का एक पुंज, आचरण आना या प्रवेश। अंधेरे के घर में उजाले की एक किरण का फैलना। लेखक अपने घर में पहुंचते हैं, बहुत लंबे समय बाद पहुंचते हैं। घर को खोलते हैं, वहाँ के अंधेरे को देखकर उनके अंदर क्या क्या विचार आते हैं, यह सब इस निबंध में है। पहले इस निबंध का आदर्श वाचन करते हैं। आदर्श वाचन के साथ ही जहाँ कठिन भाग होगा उसको समझाते चलेंगे। आरंभ करते हैं निबंध तिमिर गेह में किरण आचरण। बहुत दिनों बाद घर लौटा था। दीवारों पर वर्षा ने ऊबड़ खाबड़ चतेवरी अंकित कर दी थी। दरवाजे के सामने वाले चबूतरे पर गौखरों की रुदन खुदन से अटपटी वर्णमाला लिख गई थी। घर का समूचा नक्शा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अतीत के प्रहारों को झेलते झेलते वह झुर्रियों के इतिहास में बदल गया हो। मैं जो ताला लगा कर गया था उसकी छाती पर जंग जमकर बैठ गई थी। किवाड़ों पर मकड़ियों के जालों में उलझी पुलझी धूल हाथ लगते ही उड़कर चेहरे पर आ गई। घर के दीवारों, लोह लंगर और छानी छप्पर का ही नाम होता है। तब मैं जिस घर के सामने खड़ा था वह मेरा घर ही होना चाहिए। किंतु ऐन वक्त पर कुछ मैं भावुक होता हूँ। यहाँ इन्हीं दीवारों में कहीं मेरा बचपन हिलबिलान हुआ है। मेरी किलकारियाँ, मेरा रोदन, मेरा क्रोध, मेरा ममत इसी के भीतर किस कोने में अटके हैं। माता पिता और बहनों की आत्मीयता दरवाजे से के भीतर किसी कोने में अटके हैं। माता पिता और बहनों की आत्मीयता दरवाजे के भीतर से हुमकती सी लगती है। मेरा अतीत ढोता यह घर जिसका ताला खोलने में ही मुझे आधा घंटा लग गया, मेरे सामने खुला पड़ा था। घर नहीं खुला था, लगा कि जैसे ताले के साथ कि मेरे भीतर कुछ खुलता जा रहा है। तो लेखक अपने घर पहुंचते हैं, लंबे समय बाद पहुंचते हैं। वर्षा के बाद पहुंचते हैं तो दीवार पर ऊबड़ खाबड़ चतेवरी का अर्थ है चित्रकारी। बुंदेली भाषा के शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हुआ है। दरवाजे के सामने वाले चबूतरे पर गौखुर कहलाते हैं गाय के खुरों का, गाय के जो नीचे के पैर का हिस्सा होता है उसके निशान के रुदन खुदन, यानी गायें वहाँ खड़ी रहीं तो वहाँ पर उनके चिन्ह बन गए थे। ने अटपटी वर्णमाला लिख गई थी। उन ऐसे चिन्ह बने थे कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई वर्णमाला लिखी हुई हो, अक्षर लिखे हुए हैं। घर का समूचा नक्शा ऐसा प्रतीत होता था जैसे अतीत के प्रहारों को झेलते झेलते वह झुर्रियों के इतिहास में बदल गया हो। अब देखिए, यही कहने का तरीका होता है। यानी घर के आसपास ऐसा लग रहा था कि लंबे समय बाद जैसा घर छोड़ के गए थे चमक दमक वाला, वैसा नहीं था। जैसा बचपन में बच्चे के चेहरे पर जो कांति होती है, जो चमक होती है, उम्र बढ़ते ही
चेहरे पर वह कांति धीरे धीरे कम होती जाती है, बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो वो कहते हैं कि घर का नाक नक्शा भी वैसा ही हो गया था जैसे किसी झुर्रीदार व्यक्ति का हो जाता है, बूढ़े व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति का हो जाता है। मैं जो ताला लगा कर गया था उसकी छाती पर भी जंग जम कर बैठ गई थी, यानी ताले में भी जंग लग गई थी। कबाड़े पर मकड़ियों के जालों में उलझी फुलझी धूल हाथ लगते ही चेहरे पर आ जाती थी। अब देखो यहाँ लेखक भावुक हो जाता है। घर के, यहाँ चिन्ह लगा लेना यहाँ से, घर क्या दीवारों, लोह लंगर और छानी छप्पर का ही नाम होता है। वो प्रश्न करते हैं कि क्या घर दीवारों का नाम है, लोहे इत्यादि की चीज़ों का नाम है, छानी छप्पर का नाम है। तब मैं जिस घर के सामने खड़ा था वह घर मेरा ही होना चाहिए। वो कहते हैं यही सब चीज़ें हमारे सामने खड़ी हैं, तब तो यह मेरा घर है। किंतु ऐन वक्त पर कुछ मैं भावुक हो जाता हूँ। लेकिन लेखक का यह कहने का आशय यह है कि केवल दीवालों, छप्पर, छानी छप्पर, किवाड़, खिड़कियों इत्यादि से ही घर नहीं बनता है। घर स्मृतियों से भी बनता है। घर के साथ व्यक्ति की यादें भी जुड़ी होती हैं, स्मृतियां भी जुड़ी होती हैं। तो यही बात वो कहना चाहते हैं कि किंतु ऐन वक्त पर, ऐन मौके पर कुछ मैं भावुक हो जाता हूँ, यानी मेरी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यहाँ इन्हीं दीवारों में कहीं मेरा बचपन हिलबिलान हुआ है। हिलबिलान का मतलब है गायब हो गया है। बचपन में लेखक उन्हीं दीवारों के बीच में रहे थे, वहीं बचपन की सारी लीलाएं, सारी क्रीड़ाएं की थी और वहीं से वो बड़े हो गए थे। बचपन कहीं गुम हो गया था। मेरी किलकारियाँ, बचपन में किलकारी भरकर हंसते थे, आज कोई नहीं हंस सकता। बड़ी उम्र में नहीं हंसता, वैसे हंसेंगे तो हर कोई हंसेगा। रोदन, छोटी छोटी बात पर रो देना, वह भी उनके घर के अंदर ही लुप्त हो गया था। मेरी किलकारियाँ, मेरा रोदन, मेरा क्रोध, गुस्सा, थोड़ी सी बात पर गुस्सा आ जाना, मेरा ममत्व, और इसी के भीतर किस कोने में अटके हैं। ये सारी बातें, सारे भाव यहीं पर लेखक के अंदर थे बचपन में, लेकिन सबके सब चले गए हैं। माता पिता और बहनों की आत्मीयता दरवाज़ों के भीतर से हुमकती सी लगती है। माता पिता का जो अपनापन था, बहनों का जो अपनापन था, ऐसा लगता है लेखक को कि इस मकान के दरवाज़ों से, खिड़कियों से वह झांक रहा है। मेरा अतीत ढोता यह घर, मेरा अतीत ढोता यह घर। इसका आशय यह है कि लेखक के बीते हुए, अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, तो लेखक के बीते हुए समय की यादों को ढोता का अर्थ है अपने आप में समाये। यानी लेखक का जो बचपन का जो समय था, उस समय की सारी स्मृतियाँ, सारी यादें इस घर में भरी हुई हैं और यह उनके अतीत को, बीते हुए समय की यादों को अपने में समेटे हुए है और ढो रहा है, जिसका ताला खोलने में ही मुझे आधा घंटा लग गया। क्यों लग गया आधा घंटा? इसलिए कि उसमें जंग लग गई थी। मेरे सामने खुला पड़ा था, अब खुल गया था। घर नहीं खुला था, लगा कि जैसे ताले के साथ ही मेरे भीतर कुछ खुलता जा रहा है। लेखक कहते हैं कि घर तो खुला ही था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि घर खुला था। घर के साथ ही मेरे अंदर भी बहुत कुछ खुल गया था और घर के खुलने के साथ ही बहुत सारे विचार, बहुत सारे भाव अपने आप आने लगे थे। यही है ललित निबंध का सौंदर्य। क्योंकि निबंध सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये बड़ा कठिन पाठ होगा, बड़ी कठिन बातें होंगी, लेकिन आप यह पढ़कर आपको लगेगा ही नहीं कि यह निबंध है, क्योंकि इसमें लालित्य है, बातों का सुख है, बातों का रस है, और उस रस के माध्यम से ही लेखक बहुत कुछ कह जाता है। चलते हैं आगे। एक कोई चाबी मेरे मन के भीतर घूम रही थी, गांव और घर की कुंदों से फंसती उलझती। वो कहते हैं एक चाबी तो ताले में लगी थी, लेकिन एक चाबी मेरे अंदर भी घूम रही थी। वह चाबी क्या थी? विचारों और भावों की चाबी। वो विचार और भाव अपने आप घर के लंबे समय बाद घर में आने
के बाद वो सब प्रकट हो रहे थे, सामने आ रहे थे। क्या क्या सामने आ रहा था? वे सगुन सात। सगुन सात का मतलब होता है मंगल पर्व, हर्षोल्लास के समय। वे तीज त्यौहार, तरह तरह के तीज त्यौहार मनाए जाते थे। वे बड़े बूढ़े लोग, सम्माननीय लोग, वे गाय बछेरू भी थे, वे ढोर ढंगर पशु, वे शरद की संध्याएं जिनमें गौरज उड़ाती गलियां आत्मीय ऊष्मा से भर जाती थी। शरद की संध्याएं, शरद ऋतु का संध्या का समय। अब उन दिनों क्या हुआ करता था, आज के समय चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे शिवपुरी क्षेत्र हो या और भी क्षेत्र हो, एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। पहले क्या हुआ था, बरेदी हुआ करते थे जो गांव की गायों को, भैंसों को ले जाते थे, जंगल में चराते रहते थे। सुबह पशुओं को छोड़ आते थे और शाम को वो पशुओं को लेकर आते थे, और गांव के सभी लोग अपने अपने पशुओं को लेने के लिए एक जगह पहुंच जाते थे, और हजारी या ऐसा कुछ नाम दिया जाता था, वहाँ खुशी खुशी जाते थे। हम भी जाते थे, खेलते कूदते रहते थे, गायों के आने का इंतज़ार करते थे। पर वहाँ से धूल उड़ती आती थी, और धूल के साथ घंटियों की टनटनाहट के साथ गायें हुमकती हुई सी, उल्लास से भरी हुई आती थीं। तो उसी को याद करते हुए लेखक कहते हैं वे शरद की संध्याएं, शरद ऋतु की वो संध्या का समय, जिनमें गौरज का आशय यही है कि गायों के आने से जो धूल उड़ती थी, रज का अर्थ है धूल, तो धूल उड़ाती हुई गलियों में धूल उड़ने लगती थी, आत्मीय ऊष्मा से भर उठती थी। अपनेपन की गर्मी, ऊष्मा का अर्थ है अपनेपन की गर्मी से भर उठती थी। घंटियों की वह टनटनाहट, उन गायों के गलों में घंटियां होती थी, अलग अलग सुर की, अलग अलग आवाज़ की, किसी की छोटी घंटी, किसी की बड़ी घंटी, शंख घड़ियालों। और शाम का समय तो घंटियां बजाते हुए गाय बछेरू तो आते ही थे, शंख घड़ियालों की, और मंदिरों में भी शंख बजने लगते थे, घड़ियाल यानी घंटियां बजने लगती थी कि मिली जुली वह सुर लहरी, और इनका बड़ा सुंदर स्वर मिल जाता था, जिससे समूचा गांव, पूरा गांव एक वनस्पति पेड़ पौधों के उल्लास से, खुशी से, आनंद से और पूजा भाव से स्पंदित हो जाता था, आनंद से भर उठता था, उल्लास से भर जाता था। किन बातों से? गायों और पशुओं के गले में बजती हुई घंटियां, मंदिर के शंख, मंदिर के घंटे, और सभी लोगों का आपस में एक साथ आना। तो ये पूजा भाव के साथ ही वनस्पति यानी पेड़ पौधों के उल्लास से भरा हुआ होता था, पशु पक्षियों के उल्लास से भरा होता था। कौड़े की आग के ताप से दीप्तिपाते चेहरों की प्रसन्नता अंधेरे में भी खनक उठती है। प्रायः यह भाव विस्तार के लिए आता है या भाव पल्लवन के लिए आता है, लेकिन इसका भाव पल्लवन वही सही ढंग से कर पाएगा जिसे कौड़े का पता होगा। कौड़े का अर्थ होता है गाँव में सर्दियों में तापने के लिए गड्ढे में आग भर लेते थे, और उस आग के चारों ओर लोग बैठ जाते थे, वो बड़े प्रेम से अपनेपन से बातें करते थे और उस आग को तापते थे, उसे कौड़ा कहते थे। तो कौड़े की आग के ताप से, उसकी गर्मी से दिपदिपाते, उस गर्मी से चेहरे दिपदिपाते थे, चमकते थे। चेहरों की प्रसन्नता, उन चेहरों की जो खुशी थी, प्रसन्नता थी, अंधेरे में भी खनक जाती थी। अंधेरा हुआ करता था, कोने में ताप रहे होते थे, लेकिन उन चेहरों में जो प्रसन्नता थी, जो अपनापन था, वह भाव अंधेरे में भी दिख जाता था। कहने का आशय यह है कि उन दिनों जब लोग कोणों में बैठते थे तो उनमें परस्पर इतना प्रेम, इतना भाईचारा, इतना अपनापन होता था कि वह अपनापन उनकी बातों से अंधेरों में भी उस कोड़े के साथ दिखाई देता था, झलकता था, उनके चेहरों से झलकता था। आज के लोगों के में यह अपनापन, यह वास्तविक अपनापन दिखाई बहुत कम देता है। ज्वार बाजरा के वे खेत जो डांग की सघनता रचते थे,
मेरे आसपास अपनी निबिड़ता में रूपायत हो जाते हैं। उन दिनों ज्वार के खेत होते थे, बाजरे के खेत होते थे, ऊंचे ऊंचे ज्वार के जो पौधे होते हैं वो गन्ने की तरह ऊंचे ऊंचे, आदमी भी उसमें डूब जाए इतने ऊंचे। बाजरे के भी खेत इसी तरह होते थे। तो ज्वार बाजरों के खेत इतने घने होते थे, उनकी सघनता ऐसी होती थी कि मेरे आसपास अपनी निबिड़ता यानी घनापन में रूपायत हो जाते हैं। मेरे सामने ऐसा लगता है कि जंगल खड़ा हो गया हो। छोटी छोटी चीज़ों को पा लेने की व्याकुल प्रसन्नता मुझे छूने लगती है। याद आता है उस समय का, जब छोटे थे। लेखक कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें पा लेना, उनकी पा लेने की व्याकुलता बहुत अधिक होती थी। खेत में एक पकी कचरिया को ढूंढ लेना ही परम सुख की तलाश बन जाता था। एक पकी कचरिया होती, कचरिया एक फल होता है जो खेतों में पाया जाता है, और जब उड़द मूंग इत्यादि की फसल, तिल की फसल पक जाती है उन दिनों में होती है, बड़ा ही मीठा स्वाद होता है। पहले तो वो कड़वी होती है जब कच्ची होती है, लेकिन पक जाती है तो उसका बड़ा मीठा स्वाद होता है, और उसको बच्चे ढूंढा करते थे। और जिसको पकी कचरिया मिल गई और खा के देखी तो उसकी बात ही अलग है। कचरिया ही नहीं, झरपोटा भी एक तरह का होता है, मकुइयाँ भी होती हैं, छोटे छोटे टमाटरों जैसी। तो ऐसे फल होते थे, उन फलों को खोज लेना में एक अलग ही आनंद हुआ करता था। वह सुख बिसर ही गया है। बिसरना बुंदेली शब्द है। वह सुख बिसर ही गया है। लेखक कहते हैं कि उन चीज़ों में उस समय बड़ा सुख हुआ करता था, किंतु वह सुख ऐसा लगता है जैसे भूल गया है। आल जाल और जंजाल में फंसा मेरा मन धीरे धीरे सुख के स्वाद से वंचित हो गया है। आल जाल, आज तरह तरह की झंझटें हैं, जंजाल है, तरह तरह की समस्याएं हैं, में फंसा मेरा जीवन। मेरा जीवन धीरे धीरे सुख के स्वाद से मोतरा हो गया है, वंचित हो गया है। बचपन का कचेला, अब यहाँ से चिन्ह लगा लेना। इसमें लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि बचपन की बातें हमें क्यों याद रहती हैं। इसको एक बार पढ़ देते हैं, फिर दोबारा समझा देंगे। बचपन का कचेलापन जिस सच्चाई से जीता है उसे हम भले स्वप्नशीलता कहें, लेकिन वह है बहुत खरा यथार्थ। बचपन के खरे और करारे अनुभव ताजी और पहलौटी अनुभूति के कारण स्मृति में सदैव घर किए रहते हैं। धीरे धीरे मन का पानी उतर जाता है। यहाँ तक लगा लें चिन्ह, इससे फिर चिन्ह लगा लें बाद में। मन स्वाद के मामले में भौंतरा हो जाता है, हम जड़ होते जाते हैं। केवल बचपन की वस्तुओं से टकराकर ही हम कभी कभी उस सुख बिंदु की प्रभाव परिधि में आ जाते हैं। तो बचपन का कचेलापन, बचपन का कचेलापन, बचपन कैसा होता है? कच्चा होता है, अनुभवहीन होता है, जिस सच्चाई में जीता है। बचपन का जो समय होता है वो कच्चा जरूर होता है, कचेलापन का मतलब अनुभवहीन जरूर होता है, लेकिन वह सच्चाई में जिया हुआ समय होता है। उसे हम भले ही स्वप्नशीलता कहें। उस समय सपने बहुत आते हैं, दिवा स्वप्नों का काल होता है। एक चौका, दो चार चौके क्या लगा दिए, हम सचिन तेंदुलकर और आज के जाने कौन कौन से खिलाड़ी बनने की कल्पना करने लगते हैं बच्चे एक कोने में बैठकर, और वहीं से बच्चे का विकास होता है। तो उसमें सृजनशीलता होती है, स्वप्नशीलता होती है, लेकिन वह है बहुत खरा यथार्थ। लेकिन बचपन का वह सोच, बचपन की वह सच्चाई वास्तव में ठोस सच्चाई है। खरा माने पक्का, यथार्थ माने सच्चाई। बचपन के खरे और करारे अनुभव ताजी और पहलौटी अनुभूति के कारण स्मृति में सदैव घर किए रहते हैं। अब बचपन की यादें हमें क्यों हमेशा मन में बनी रहती हैं, उसका कारण ये है कि बचपन के खरे, खरे का अर्थ है कड़क, करारे, बिल्कुल ताजे अनुभव। तो खरे, कड़क, कड़कते हुए ताजे और पहलौटे, पहले पहले अनुभूति, अनुभव। बचपन के जो अनुभव हैं वो ताजे होते हैं,
कड़क होते हैं, पहले होते हैं। इसी कारण स्मृति यानी याद में सदैव घर किए रहते हैं। तो बचपन के जो अनुभव हैं ताज़े हैं, कड़क हैं और पहले पहले अनुभव हैं, इसी कारण से वो हर किसी को याद रहते हैं। धीरे धीरे मन का पानी उतर जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मन का स्वाद के मामले में वह तीक्ष्णता नहीं रहती, स्वादग्राही नहीं रह जाता मन स्वाद के मामले में भौंथरा हो जाता है। भौंथरा होने का अर्थ यही है कि स्वाद लेने की क्षमता कम होती जाती है, हम जड़ होने लगते हैं, यानी जो अनुभव की शक्ति है वह कम होने लगती है। सेंसर्स की क्षमता धीरे धीरे, इंद्रियों की क्षमता कम होती जाती है। केवल बचपन की वस्तुओं से टकराकर ही हम कभी कभी उस सुख बिंदु की प्रभाव परिधि में आ जाते हैं। किंतु जैसे ही हमें वो बचपन की वस्तुएं दिखती हैं, चाहे वो कचरिया दिखे, चाहे और चीज़ें दिखें, चाहे हमारा वह पुराना घर ही दिखे, तो हमें वह बचपन की यादें अपनी ओर आकृष्ट करते हुए वह सारे स्वाद को हमारे सामने प्रकट कर देती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों के माध्यम से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। लेखक का बचपन कहाँ गुम हो गया था? उत्तर है घर की दीवारों के बीच। दूसरा प्रश्न, गांव की संध्या में पूजा भाव किन ध्वनियों में प्रकट होता है? उत्तर होगा पशुओं की घंटियों, मंदिर में बजने वाले शंखों, घंटियों और वहाँ की झालरों की ध्वनियों में। अगला प्रश्न है, खेत में किस चीज़ को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति जैसा था? उत्तर होगा कचरिया, वह भी पकी कचरिया। घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगा था? घर खुलते ही लेखक को ऐसा लगा कि जैसे उनके अंदर भी कोई चाबी कुछ खोल रही हो। घर खुलते ही लेखक को ऐसा लगा कि उनके अंदर भी कोई चाबी कुछ खोल रही है। घर के साथ पुराने समय की बीती यादें या स्मृतियाँ एक एक करके उनके सामने आ रही थीं। पांचवा प्रश्न है, बचपन के अनुभव स्मृति में क्यों स्थायी रहते हैं? उत्तर होगा बचपन के अनुभव ताज़े होते हैं, कड़क होते हैं और पहले अनुभव होते हैं। इसी कारण वे हमारी स्मृति में हमेशा बने रहते हैं। तो ये प्रश्न थे। अब इन प्रश्नों के बाद पुनः आगे पाठ को बढ़ाते हैं। चीज़ें ही बदल रही हैं तो बचपन को पाना कठिन होता जा रहा है। जिन हलों के साथ टिप्पे की टिटकारें सुनी थी वे हल चूल्हे की आग बन गए। फटफटाते ट्रैक्टर खेतों को चीर रहे हैं। लेखक कहता है कि अब वो पुरानी चीज़ें रही ही नहीं, अब आज का वर्णन कर रहा है लेखक। तालाब जैसे भरे बधान गायब है, वर्षा की ही कम हो रही है। कहाँ से भरेंगे खेत? धरती का पीठ खींचकर पानी खींचा जा रहा है। भभकती सिंचाई मशीनें हड़बड़ा रही हैं। झलकती बिजली गांव को चौंधिया रही है। टिमटिमाते दियों की रोशनी का अता पता ही नहीं है। न ढोर न बछेरू, और गौचर भूमि जहाँ गायें चरती थीं वह जमीन ही गायब है, क्योंकि वहाँ पे भी खेती होने लगी है। न कौड़े, हाँ वो कौड़े, ना लोग, हाँ कोड़ों में शकरकंदी भूनते थे, शकले भूनते थे, खूब खाते थे, और ना भी लोग हैं। एक ज़बरदस्त शून्य गांव की छाती पर पसरा है। आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि इस तरह का सूनापन गांव में आज आ गया है। चोरी डकैती मुकदमे ने गांव की चौपालें तोड़ दी। पहले चौपालें हुआ करती थी, वहाँ लोग बैठते थे, आनंद उल्लास की बातें करते थे, मिलजुल कर रहा करते थे, गाते थे, उल्लास मनाते थे। लेकिन अब चौपालें भी नहीं। रामधुनों और भजनों के ढोल मंजीरे भी मद्दे पड़ गए हैं।
बहुत कम ही गांव ऐसे होंगे जहां हर्ष उल्लास से मिलजुल कर राम धुनें और प्रभात फेरियां निकल रही होंगी। ट्रांजिस्टर और टीवी जो आ गए हैं, अब लेखक के ज़माने में ट्रांजिस्टर और टीवी थे जब ये निबंध लिखा गया था। अब तो यूट्यूब और मोबाइल आ गए हैं और दुनिया भर के गेम आ गए हैं और व्हाट्सएप और जाने क्या क्या आ गया है। अब तो व्यक्ति को और समय नहीं है, किसी को चिंता नहीं, हिलने मिलने वालों आत्मीयता इसी तरह खोती गई तो आदमी के भीतर की भावना नदी का क्या होगा। प्रश्न करता है लेखक कि अगर इस तरह से ही अपनेपन का भाव खोता गया तो जो व्यक्ति के आत्मा की जो नदी है, भावना की नदी है, उसका क्या होगा। सच, सब पानी बांट रहे हैं, सब अपने आप अपने अपने खेत सींचने में लगे हैं, लेकिन वही ढाक की तीन पात। ढाक के तीन पात का अर्थ है बहुत प्रयास के बाद भी परिणाम जस का तस होना, यानी अत्यधिक प्रयास किया जाए और फिर भी उसका परिणाम कुछ ना निकले तो वही ढाक के तीन पात, अंत में कुछ बचता नहीं, इज्जत आबरू दांव पर है। राजनीति ने ऐसा हड़कंप मचाया है कि 3 घरों का गांव भी 3 पार्टियों में बट गया है। यह बंटवारा कौन करा रहा है? तो अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आज के यथार्थ का चित्रण है और ये वास्तविकता है और यही सब ललित निबंध का लालित्य है, सौंदर्य है। मुझे लगा मैं किसी अंधेरी सुरंग में आकर फंस गया हूँ। पता है लेखक कहाँ था? लेखक अपने घर के अंदर घुसना चाहता था और यादों में खोकर पूरे गांव का पुराने समय का भ्रमण कराया। फिर उसे लगा कि अरे मैं तो किसी अंधेरी सुरंग में धंस गया हूँ। सचमुच दरवाज़ा खोला तो खड़खड़ाता सा भाराकांत अंधेरा सामने फैला था। लेखक ने दरवाज़ा खोला तो सामने ऐसा लगा जैसे भाराकांत बाहर से दबा हुआ खड़खड़ाता हुआ अंधेरा सामने फैला हो। अब अंधेरा खड़खड़ाता है क्या? अरे अंधेरे की जो आवाज़ है वो चूहों और छिपकलियों की आवाज़ थी। तो लेखक ने जैसे ही घर खोला तो ऐसा लगा कि जैसे अंधेरा खड़खड़ा रहा हो। चूहों और छिपकलियों की भागदौड़ में अंधेरा ध्वनित हो रहा था, यानी चूहों और छिपकलियों की जो भागदौड़ हुई अचानक, तो ऐसा लगा जैसे अंधेरे में भी शब्द लग गए हों। इस कर्कश अंधेरे में धंसने के लिए ही तो मैं आया हूँ। इस कर्कश अंधेरे में अब 2 तरह का अंधेरा है, एक तो घर का अंधेरा है और दूसरे गांव में फैले हुए बुराई का अंधेरा है। तो लेखक कहते हैं कि और इस पाठ के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दुबे। ये भी बुंदेलखंड के ही है। तो श्याम सुंदर दुबे कहते हैं कि इस कर्कश का अर्थ है कानों को बुरा लगने वाला, हृदय को बुरा लगने वाला। ये इस अंधेरे को ही मैं तोड़ने के लिए ही आया हूँ। गांव में भी ऐसा अंधेरा समाया है। उजाले के प्रचार के बीच का अंधेरा बड़ा खतरनाक होता है। उजाले के प्रचार के बीच का, यानी जहां उजाला या अच्छाई सच्चाई फैलाने के लिए पैसा खर्च किया जाए और वह पैसा बुराई पैदा करने लगे, तो इस तरह का जो अंधेरा होता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है। किरण तक नहीं फूट पा रही है, कैसे लाया जाएगा उजाला? कौन हरेगा इस अंधकार को? लेखक यह सोचते हैं। मैं अंधेरे में कैद हूँ। लेखक को ऐसा लगा कि वह अंधेरे में कैद हैं। अंधेरे में कैद है का 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि वो अपने घर में थे तो उस घर के अंदर अंधेरा था। दूसरा, उनके गांव में या समाज में भी जो बुराई फैल गई थी, उस बुराई को भी वो प्रकट करना चाहते हैं कि मैं अंधेरे में कैद हूँ। स्मृतियों के सहारे प्रकाश को खोजता हूँ, याद के सहारे, स्मृतियों के सहारे कि पुराने ज़माने में कितना अच्छा था, कितनी अच्छाई थी, लोगों के दिलों में कितनी अच्छी अच्छी बातें हुआ करती थी।
वो कहते हैं याद के सहारे मैं खोजता हूँ। हवा का एक झोंका आया, पूरा कमरा सहर गया। तभी एक आले में से, आला होता है लगभग 1 फीट या 1.25 फीट के वर्गाकार एक छेद होता है जिसमें से उजाला आता है, रोशनदान कह सकते हैं, छोटा सा रोशनदान। तो आले में से रोशनदान से एक उजास झांकी, उजाला सा रोशनदान में से झांका। चौकोर जो आला था या छोटी सी खिड़की थी उसमें से उजाला झांका। आले में कुछ पीला सा प्रकाश दिखा। पिछली बार जब घर छोड़ा था तब गेहूं के कुछ दाने आले में छूट गए थे। उस छोटी सी रोशनदान में या उस छोटी सी खिड़की में कुछ गेहूं के दाने वो छोड़ गए थे। इस बरसात में वे अकुराकर बड़े हो गए थे, उनमें अंकुर आ गए थे। अकुराकर माने अंकुर फूट जाना, और बड़े बड़े अंकुर हो गए थे। हल्दिया पीला वर्ण, यहाँ से चिन्ह लगा लेना। अब जो शहर के विद्यार्थी होंगे उन्हें तो पता नहीं होगा, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि जब अंधेरे में जौ हो या गेहूं हो और बिना प्रकाश के बीजों से पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो पीले पीले होते हैं, उन्हें जवारे कहते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल कम होता है, तो वो जवारे कहलाते हैं। तो जो गेहूं वो छोड़ गए थे बरसात के बाद, उनमें अंकुर आ गए थे और बड़े बड़े हो गए थे, जवारों के तरह हो गए थे। तो अब इसको थोड़ा पहले मैं पढ़ देता हूँ। हल्दिया पीलापन ऊर्ध्वमुखी होकर अंधेरे में दिबदबा रहा था। मुझे लगा कि प्रकाश जीवन का ही दूसरा नाम है। मिट्टी के दीपक और बिजली के लट्टू जिस प्रकाश को विकीर्ण करते हैं वह तो प्रकाश का छायाभास है। यहाँ तक चिन्ह लगा लें, प्रायः ये परीक्षा में आया करता है। तो वो जवारे जो गेहूं छोड़ गए थे उनमें जवारे आ गए थे। जवारे का अर्थ है जो बड़े बड़े पौधे उनमें आ गए थे, तो वो पीले पीले पौधे थे अंधेरे के कारण। हल्दिया पीलापन ऊर्ध्वमुखी होकर अंधेरे में दिपदिपा रहा था। इस बरसात में अकुराकर वो बड़े हो गए थे और हल्दिया पीलापन, हल्दी के रंग का, हल्दी पीली होती है, पीलापन ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, मुखी, मुख करके अंधेरे में दिपदिपा रहा था। पूरे कमरे में अंधेरा था, किंतु जहाँ से प्रकाश आ रहा था वहीं पर जीवन के संकेत थे। जीवन का संकेत क्या है? ये सजीव ही तो थे, जीवित थे। तो हल्दिया पीलापन, हल्दी की तरह का पीला रंग ऊपर को मुख करके दिपदिपा रहा था। मुझे लगा कि प्रकाश जीवन का ही दूसरा नाम है। उन्हें लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जीवन का दूसरा नाम ही प्रकाश है। क्यों लगा? क्योंकि इस पूरे कमरे में जीवन केवल वही था जहां पर प्रकाश था, और कहीं जीवन नहीं था। यहीं पर जीवन आरंभ हुआ था। तो वो कहते हैं कि प्रकाश ही जीवन है। मिट्टी के दीपक और बिजली के लट्टू, लट्टू का अर्थ है बल्ब, जिस प्रकाश को विकीर्ण करते हैं, विकीर्ण का अर्थ है फैलाते हैं, वह तो प्रकाश का छायाभास है, छाया का आभास। यह केवल एक संभावना मात्र है, असल वस्तु नहीं है। मिट्टी के जो दीपक हैं या विद्युत के जो बल्ब हैं वह तो केवल प्रकाश का केवल आभास कराते हैं, अनुभव कराते हैं, वास्तविकता नहीं है। असल प्रकाश तो, वास्तविक प्रकाश तो जीवन का प्रकाश है, जीवन में ही सच्चा प्रकाश है। इसको लेखक ने इस गद्य खंड में स्पष्ट किया है। तो यहाँ से फिर चिन्ह लगा लेना। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है। सृजन का प्रकाश, आदमी का आचरण, आदमी का शील, आदमी का श्रम, आदमी का विवेक और आदमी की भावना जिसे छूले वह प्रकाशित हो जाए। बड़े से बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश निर्झर बहा दें। जवारों जैसे पीताभ गेहूं के पौधे क्या यह संदेश नहीं देते कि सृजन की यात्रा कभी रुकती नहीं है? उसे बंद कमरों में भी नहीं रोका जा सकता है। यहाँ तक चिन्ह लगा लें, और थोड़ा कम भी आ सकता है लेकिन व्याख्या आया करती है। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा है।
लेखक ने ऊपर बताया था कि जहाँ पर प्रकाश आ रहा था वहीं पर जीवन का आरंभ हुआ, वहीं पर अंकुर फूटे और जीवन दिखा। तो वो कहते हैं कि वास्तव में प्रकाश ही जीवन का नाम है, किंतु असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा है। और वो किस रूप में छिपा है? सृजन का प्रकाश। अब ये सृजन क्या होता है? सृजन का अर्थ है कुछ ऐसा करना जो अभी तक नहीं हो सका। कोई भी किसी भी क्षेत्र में सृजन वह होता है जो अभी तक नहीं हुआ, उससे बेहतर कुछ नया बना देना, वह सृजन होता है। पहले केवल पीठ में हत्थे की कुर्सी आया करती थी, फिर सैलो या और कंपनियों की जो कुर्सी आई, पहली बार जब आई तो वह सृजन था। इसके बाद और नकल हुई तो वो सृजन खत्म हो गया। किंतु उस कुर्सी के बाद फिर जब कोई नई तरह की कुर्सी आई तो वो पुनः नया सृजन हो गया। तो जो पहली बार लीक से हटकर काम होता है वह सृजन होता है। वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है। तो प्रकाश कहाँ है? जीवन में। और जीवन में भी कहाँ प्रकाश है? सृजन में, कुछ नया रचने में। आदमी का आचरण, आचरण का अर्थ है व्यवहार, कार्य व्यवहार। आदमी का शील, शील का अर्थ है अच्छे गुण। आदमी का श्रम, परिश्रम, व्यक्ति की मेहनत। आदमी का विवेक, उचित और अनुचित में फैसला करने की शक्ति विवेक कहलाती है। और आदमी की भावना, हृदय के भाव जो नौरस होते हैं, वह भाव जिसे छू लें वह प्रकाशित हो जाता है। यानी पूरे दिल से, पूरी मेहनत से, शील से, अच्छे आचरण से जब व्यक्ति काम करता है तब सृजन होता है। और जब इस ढंग से कोई व्यक्ति काम करे तो वो प्रकाशित होता है। जी हाँ, यह शिक्षा देना ही इन पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य होता है, प्रश्न रटाकर नंबर दिलाना नहीं। जी हाँ, फिर बताता हूँ, आदमी का श्रेष्ठ आचरण, आदमी के श्रेष्ठ गुण, आदमी की मेहनत, जी तोड़ मेहनत, आदमी का उचित और अनुचित में फैसला करने की क्षमता और उसके हृदय के उदात्त भाव जब मिलकर किसी काम को करते हैं तो उस व्यक्ति का यह काम ऐसा काम हो जाता है जो सबसे अलग होता है। उसी को सृजन कहते हैं। बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश निर्झर बहा सकते हैं। बड़े बड़े कितने भी रुकावटें आए, कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन जब इस ढंग से काम किया जाएगा तो ये प्रकाश के उजाले का झरना बहा सकते हैं। जवारों जैसे पीताब गेहूं के पौधे क्या यह संदेश नहीं देते हैं कि सृजन की यात्रा कभी रुकती नहीं है? जवारों जैसे पीले रंग के पौधे, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, पूरा कमरा बंद, चूहे, छिपकलियों, मकड़ियों आदि का साम्राज्य, कहीं से उजाला, बस एक कोने से उजाला आ रहा था, वहाँ पर भी जीवन शुरू हो गया। गेहूं में पौधे उगाए और बड़े होंगे, गेहूं की बाली होती, बालियों में गेहूं होते, फिर जीवन का क्रम चल जाता है। तो जवारों के ये पौधे क्या ये नहीं बताते कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सृजन कभी रुकता ही नहीं है? जवारों जैसे पीताब गेहूं के पौधे क्या यह संदेश नहीं देते कि सृजन, कुछ नए करने की यात्रा कभी रुकती नहीं है? उसे अंधेरे बंद कमरों में भी नहीं रोका जा सकता है। यानी कितनी विषम परिस्थितियां हो, उसे रोका नहीं जा सकता है। चाहे कोरोना का संकट भी हो, लेकिन इस संकट में भी सृजन होता है, कुछ श्रेष्ठ होता रहता है। घर के भीतर अब मैं आश्वस्त होकर खड़ा था। आश्वस्त माने पूरी तरह से निश्चिंत होकर दृढ़ता से खड़ा था। कोई डगमगाहट नहीं थी। एकाकी इस वीराने में सृजन का सुख लेता हुआ, अकेला इस अंधेरे में सृजन, कुछ नया करने के सुख की बात को सोचकर पिताजी ने
घर के इसी कोने में एक बार कहा था। उन्हें फिर याद आ जाती है अपने पिताजी की, और उन्होंने इसी घर के एक कोने में उनसे कहा था, जीवन बहुत सरल नहीं है, मेहनत और ईमानदारी ही ऊर्जा बढ़ाते हैं। लाख अंधेरे आए, लाख आपत्तियाँ आए, तुम यदि अपने प्रति आस्थावान निष्ठावान रहोगे तो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को भी प्रकाशित कर सकोगे। उनके पिताजी ने क्या कहा था कि जीवन सरल नहीं है, बड़ा कठिन है, मेहनत और ईमानदारी ही ऊर्जा बढ़ाते हैं। इसकी व्याख्या भी आ सकती है। मनुष्य जीवन की कठिन डगर में ईमानदारी ताकत बढ़ाती है, मेहनत ताकत बढ़ाती है, शक्ति देती है। और वो कहते हैं कि लाख अंधेरे आए जीवन में, लाख आपत्तियाँ आए, कितनी कठिनाइयाँ आए तुम्हारे जीवन में, तुम अपने प्रति आस्थावान, अपने अंदर के प्रति, अपने हृदय के प्रति आस्थावान है कि हम अच्छे हैं, हम सही हैं, निष्ठावान, उसके प्रति दृढ़ विश्वास हो, तो स्वयं प्रकाशित होकर, तुम तो प्रकाशित होगे ही, दूसरों को भी प्रकाशित करोगे। उस दिन दीपावली थी, और यह बात लेखक को से उनके पिताजी ने कब कही थी? दीपावली के दिन कही थी। मिट्टी के दीपकों की कतारें जगमगा उठी थीं और उन्होंने कहा था, बस इसी तरह जगमगाओ। यदि दूसरे प्रकाशित ना हो पा रहे हों तो उन्हें अपनी ज्योति का स्पर्श दो, वे भी तुम्हारे समान खिल जाएंगे। यदि दूसरे नहीं जगमगा रहे हैं, आज के समय की विडंबना ये है कि जब हम चाहते हैं कि हम अच्छाई को फैलाएं, लेकिन आसपास देखते हैं कि लोग बुराई या नकारात्मक मानसिकता के हैं, तो लोग घर बैठ जाते, क्या करें, सारा संसार ऐसा है। लेकिन यह नकारात्मक मानसिकता सृजनशील लोगों के रास्ते को रोक नहीं पाती। लेखक के पिताजी कहते हैं कि यदि दूसरे प्रकाशित नहीं हो पा रहे हैं तो तुम प्रकाशित हो, जैसे एक दिया स्वयं प्रकाशित होता है। उन्हें अपनी ज्योति का स्पर्श दो, अपने प्रकाश से, अपने अच्छाई से, अपने उजाले से उन्हें जगमगाओ, वे भी तुम्हारे समान खिल जाएंगे, वे भी तुम्हारी तरह ही जगमगाने लगेंगे। अभी भले ही वो अंधेरे में डूबे हुए हैं, उन्हें कोई दिया जलाने के लिए, जगमगाने के लिए नहीं मिला है, आप उनके लिए रोशनी बन सकते हैं। मैंने माचिस की तीली जलाई। फिर लेखक यथार्थ में आ जाते हैं कि अंधेरे था तो मैंने माचिस की तीली जलाई। रोगन का एक कसैला धुआं, माचिस में लगा रहता है ना रोगन केमिकल, तो रोगन का एक कसैला धुआं समूचे घर में भर गया। तीली फपक फपक करके बुझ गई। अब जलाओ दिया, करो प्रकाश, जैसे घर का अंधेरा मेरे ऊपर हंस रहा था। लेखक को ने तीली जलाई और वो फक फक करके बुझ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे अंधेरा किसी राक्षस की तरह, अब जलाओ दिया, करो प्रकाश, जैसे घर का अंधेरा मेरे ऊपर हंस रहा था। मुझे लगा हमारे भीतर भी सृजन चेतना समाप्त होती जा रही है। अब इसको समझा दें। होता यह है कि जब कोई एक व्यक्ति बुराई को दूर करने जाता है, उसके सामने कोई रुकावट आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, संकट आ जाता है, और आसपास के लोग उसको देखते रहते हैं और वो हंसने लगते हैं, अट्टहास करने लगते हैं, राक्षसों की तरह अट्टहास करते हैं और कहते हैं बड़ा आया था समाज सुधार करने, दूसरों को सुधारने के लिए। और ऐसे में बहुत सारे लोगों का साहस चुक जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि मुझे लगा हमारे भीतर भी सृजन चेतना समाप्त होती जा रही है। हिंसा, प्रतिहिंसा, स्वार्थ, छल, फरेब, दगाबाजी, न जाने क्या क्या हमारे भीतर अब वो कहते हैं कि हमारे समाज में लोगों के बीच में सृजन की चेतना खत्म होती जा रही है। सृजन करने के प्रति लगाव कम हो रहा है,
उसके विपरीत नकारात्मक गुण हृदय की बुराइयां आ रही हैं। कौन कौन सी बुराइयां आ रही हैं? हिंसा। हिंसा का मतलब है मारकाट, खून खराबा। प्रतिहिंसा, एक व्यक्ति ने मारकाट की, खून खराबा किया तो उसका विरोध भी हिंसा करके ही किया जाता है। स्वार्थ, केवल अपने ही भले की बात सोचना, दूसरे की भले की बात ना सोचना। छल करना, कपट करना, फरेब करना, दगाबाजी करना, पीठ में छुरा भोंकना, ना जाने क्या क्या हमारे भीतर डेरा डालकर धूप अंधेरे में मकड़ जाल बन रहा है। हमारे हृदय में अंधेरा बनकर, धूप अंधेरा बनकर खड़े हो गए हैं। ये नकारात्मक गुण, हिंसा के गुण, प्रतिहिंसा के गुण, छल कपट, दगाबाजी, ठगी, लूट, जालसाजी, 420 आदि के गुण मकड़ जाले की तरह बन गए हैं। मन के इस अंधेरे में भटकते हम एक दूसरे को लहूलुहान करने में जुटे हैं, और मन की इस बुराई में लोग जुटे हुए हैं और एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे हैं, एक दूसरे को चोटिल कर रहे हैं, एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। इन्हीं आपसी मन की बुराइयों में फंसकर इस अंधेरे को दूर करने ही हम इस अंधेरे को दूर करके ही हम मानवता के प्रकाश को फैला पाएंगे। हृदय के अंदर जो नकारात्मक गुणों का अंधेरा है, इस अंधेरे को दूर करके ही अच्छे लोग इस संसार में मानवता का, अच्छाई का, सच्चाई का, सच्चे धर्म का प्रकाश फैला पाएंगे। तभी दिए भी हमारे लिए शाश्वत प्रकाश केंद्र बन पाएंगे, और उस समय दीपावली में जलाने वाले दिए भी शाश्वत, हमेशा के लिए प्रकाश का, उजाले का केंद्र बन पाएंगे। मैंने झाड़ू उठाई और घर के कोनों कोनों में लगे जाले साफ करने लगा। अब मुझे घर से डर नहीं लग रहा था। लेखक कहते हैं कि मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं इस अंधेरे में घुसने आया हूँ, इसको दूर करने आया हूँ, ये नकारात्मक विचार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और वो कहते हैं मैंने झाड़ू उठाई और माचिस को एक तरफ फेंका, बुझ गई माचिस तो बुझ गई माचिस। अंधेरा हंस रहा है, मैं इस अंधेरे को समाप्त करूँगा। घर के कोनों कोनों में लगे जाल साफ करने लगा। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। क्या हुआ? जो माचिस की तीली नहीं जली, मेरे हाथ की झाड़ू भी प्रकाश बिखेरने लगी, और सैकड़ों तीलियां जैसे मेरे आसपास जल उठी थी। और जैसे उन्होंने सफाई की तो चारों ओर से प्रकाश आने लगा, और ऐसा लगा कि जैसे चारों ओर सैकड़ों तीलियां जल उठी हों। तो इस तरह से ये ललित निबंध समाप्त होता है। अब इस पाठ के प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न, उन 3 पारंपरिक चीज़ों के नाम लिखिए जो गांव के जीवन से गायब हो रही हैं। पहली चीज़, लबालब बधान तक भरे हुए तालाब गायब हैं। दूसरा, वे हल गायब हैं जिन्हें टिप्पे की टिटकार के साथ किसान जोता करते थे। टिमटिमाते दियों की रोशनी भी गायब हो चुकी है। अगला प्रश्न है, आले में गेहूं के दानों के अंकुरित होने को लेखक ने जीवन की किस प्रेरणा से जोड़ा है? आले में रखे गेहूं के दानों के अंकुरित होने को लेखक ने सृजन के प्रकाश से जोड़ा है। असल प्रकाश हमारे जीवन में सृजन के प्रकाश के रूप में समाया है। सृजन की यात्रा को बंद कमरों में भी नहीं रोका जा सकता है, अर्थात कोई कठिनाई सृजन को नहीं रोक सकती है। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को प्रकाशित करने की क्षमता मनुष्य में किन विशेषताओं के कारण आती है? जब व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत से काम करता है, श्रेष्ठ गुणों को अपने अंदर धारण करता है, साथ ही अपने प्रति आस्थावान और निष्ठावान रहता है, तो उसके अंदर स्वयं प्रकाशित
होकर दूसरों को प्रकाशित करने की क्षमता आ जाती है। लेखक ने जीवन में प्रकाश को किन किन संदर्भों में व्यक्त किया है? उत्तर है, लेखक ने वास्तविक प्रकाश को मानव जीवन में माना है। जीवन में प्रकाश व्यक्ति के आचरण, उसके शील, उसके विवेक, उसके श्रम और उसकी भावनाओं के संदर्भ में लेखक ने देखा है। यह प्रकाश बड़े बड़े अंधेरों को छांटकर प्रकाश का झरना बहा सकता है। और अगला प्रश्न है, लेखक को अपने गांव में लौटने पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिए? पुरानी चीज़ें गायब हो गई थीं, जैसे भरे तालाब, दिए, कौड़े इत्यादि। नई चीज़ें आ गई थीं। नई चीज़ें कौन कौन आ गई थीं वे आप लिखेंगे। सूनापन, चोरी, डकैती, मुकदमेबाजी, ये प्रवृत्तियाँ, बुरी प्रवृत्तियाँ आ गई थीं। गांव के लोग अलग अलग पार्टियों में बंध गए थे। तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको अपने ढंग से बनाना है। अगला प्रश्न है, लेखक ने घर का वास्तविक रूप किन शब्दों में व्यक्त किया है? इसका उत्तर आप इस ढंग से लिख सकते हैं। बरसात के कारण लेखक का घर सुंदर नहीं रह गया था और ऐसा लग रहा था जैसे अधिक उम्र हो जाने पर सुंदर चेहरा भी झुर्रियों के कारण कुरूप दिखाई देता है। इसी प्रकार गायों के गौखरों से आसपास का जो मैदान था वह गंदा दिख रहा था और दीवारों पर भी चित्र से बने हुए थे। घर के अंदर अंधेरा था और घर के उस अंदर के अंधेरे को लेखक ने गांव के अंदर पैदा हो गई नई बुरी प्रवृत्तियों के रूप में व्यक्त किया था। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तरों को आपको और अच्छे ढंग से अपने ढंग से तैयार करके लिखना है, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए। तो यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।